लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। इसका एग्जांपल है फुरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड। ये फुरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, ये दोनों जो है एक्चुअली क्या है, सल्फोनामाइड अगेन। ठीक है, मतलब इसका भी टॉक्सिसिटी क्या होगा, क्रॉस एलर्जेनिसिटी। और एक और है जिसका नाम है इथाक्राइनिक एसिड, इथाक्राइनिक एसिड, जो कि एक फिनोक्सी एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स बेसिकली अब देखें ना किस चैनल को ब्लॉक करता है, थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में किस चैनल को जाके ब्लॉक करता है, तो मेनली ब्लॉक करता है सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को। सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड, इसको हम NCC, सोडियम पोटासियम सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को जाके ब्लॉक करता है, ब्लॉकर्स भी इसको कहते हैं। अब ये देखें ना, इसको आके अगर ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, सोडियम पोटासियम एंड 2 क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से अब देखें ना, जब आयन एब्जॉर्ब नहीं होगा वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये जाके आयन और वाटर दोनों मूव कर जाएगा। इसके साथ एक और चीज देखें ना, जब पोटासियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो पोटासियम ल्यूमिन में आएगा नहीं फिर से। अब जब पोटासियम ल्यूमिन में आएगा नहीं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा नहीं, क्रिएट नहीं होगा। अब क्रिएट नहीं होगा तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। तो अब इसके ना हम चलते हैं यूजेस पर, क्लिनिकल यूजेस। हम बात करते हैं लूप डायरेटिक्स की कंसंट्रेशन वर्सेस इफेक्ट ग्राफ की। तो ये सिग्मोइडल शो करता है स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं स्टार्ट में तो इफेक्ट बस थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, अब एकदम से ऐसा कंडीशन आएगा कि जिसमें रैपिड मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाते हैं लेकिन इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली एक जो है लिमिटेड या अपर लिमिट पे चला जाएगा। उसके बाद आप जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाए अब ये इसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये शो करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस पर। तो क्लिनिकल यूजेस पर मोस्ट जो हम कॉमनली इसको यूज करते हैं, पहले तो हम इसको यूज करते हैं इडेमा के लिए। वो इडेमा जो कि हार्ट फेलियर की वजह से हो, उसके लिए सबसे बेस्ट जो ड्रग है वो लूप डायरेटिक्स है। इडेमा में भी पल्मोनरी मेनली हम यूज करते हैं एसाइटिस के लिए, पेरिटोनियल फ्लू ज्यादा हो जाए तो, पल्मोनरी इडेमा के लिए। ठीक है, यूज करते हैं। इसके बाद जो है हम इसको यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ना हाइपरटेंशन में फ्लूइड ज्यादा हो गया होता है। अब लूप डायरेटिक्स क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर निकाल देगा, तो हाइपरटेंशन से रिलीफ दिला दिया इसने। इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन में, कैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए। देखिए ना ये क्या कराता है, अगर ये चैनल ब्लॉक हो गया तो पोटासियम जो है यहां तक आएगा नहीं, पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर बनेगा नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रीअब्जॉर्ब होगा नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एलिमिनेट हो जाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया में हमें क्या चाहिए होता है, कैल्शियम को एलिमिनेट तो कराना होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको दे सकते हैं हाइपर कैलीमिया के लिए, हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। देखिए ना हाइपर कैलीमिया में पोटासियम बॉडी में ज्यादा होता है। अब अगर लूप डायरेटिक्स देते हैं तो सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम पोटासियम सारा बाहर निकल गया ना, तो ये हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके टॉक्सिसिटीज पर। इसके टॉक्सिसिटीज अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉक्सिसिटीज क्या होगा कि ये देखें ना, ये कैल्सी यूरिया करा रहा है, मतलब कैल्शियम को एलिमिनेट करवा रहा है। तो अगेन क्या होगा, कैल्शियम आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा, रीनल स्टोन बनाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है एक और चीज देखिए, मैंने क्या कहा आता है हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। हाइपोकैलेमिक तो इसलिए क्योंकि ये पोटासियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो लॉस हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए ना
यहाँ पर सोडियम भी तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर होता है एक्चुअली, जब आप जाओगे कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह में, तो वहाँ पर होते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सपोर्टर, जो कि सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा होता है। अब हाइड्रोजन जब एलिमिनेट हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, अल्कालोसिस होगा, तो ये हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो गया। इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिटी है जो कि मेनली इथाक्राइनिक एसिड का है, वो है ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब हार्मफुल फॉर द ईयर, मतलब बंदा जो है बहरा हो जाता है। एक और है जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। ये जो लूप डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स यूरिक एसिड की सिक्रीशन को रोक देता है। अगर फॉर एग्जांपल यहां से सिक्रीशन होना था यूरिक एसिड को तो यहां पर आके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड सिक्रीट नहीं होगा यहाँ पर, तो यूरिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। तो बेसिकली ये था लूप डायरेटिक्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ डायरेटिक्स, जिसको हम थायाजाइड डायरेटिक्स कहते हैं, ठीक है, या थायाजाइड्स भी कहते हैं। इसमें जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड या फिर क्लोरथैलिडोन जैसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। और अगेन इस कैटेगरी में सल्फोनामाइड डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगेन इसका भी क्या हो जाएगा, एक टॉक्सिटी ये हो जाएगा कि क्रॉस एलर्जेनिसिटी हो जाएगा इसका टॉक्सिटी। अब आ जाते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। तो पहले हम साइट ऑफ एक्शन देखते हैं। तो साइट ऑफ एक्शन होता है इसका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर डीसीटी बनाने जा रहा हूँ। डीसीटी का एक शेल है ये, यहाँ पर एक जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि क्या करा रहा होता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर हो रहा होता है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पर है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपेज यहाँ पर जो सोडियम आया था उसको जो है बाहर फेंक देगा, मतलब इंटरस्टिशियम में। इसके बाद इसके बेजोलेटरल सरफेस पर एक जो है रिसेप्टर होता है फॉर पीटीएच। पीटीएच के लिए यहाँ पर रिसेप्टर है पैराथायरॉयड हार्मोन, और पैराथायरॉयड हार्मोन जब इस पर बाइंड करता है ये कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है लिमिनल साइड में, ठीक है, जो कि क्या करा रहा होता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। पीटीएच एक्टिवेट होने के बाद कैल्शियम रीअब्जॉर्ब ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखें ओके, यहां पर दो और जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, एक ये जो पहला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कराता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन और बदले में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, बाय दिस डीसीटी के सेल। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या कराता है, अगेन कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन की हो गया सिक्रीशन, ठीक है। तो बेसिकली ये है साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन इसमें भी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे ये काम करता है, इनहिबिट करता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, ठीक हो गया। अब देखें ना, अगर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम यहां पर आएगा नहीं सेल के अंदर। अब जब सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज तो हर वक्त चल रहा होता है, जो कि सोडियम को बाहर फेंक रहा होता है सेल से। तो देखें, एक तो सोडियम आ नहीं रहा सेल में, दूसरा जो भी सोडियम बाकी है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। तो सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत कम। तो सोडियम अंदर लाने की कोशिश करेगा वो, और जब सोडियम अंदर लाने की कोशिश करेगा तो कैल्शियम को बाहर फेंकना पड़ेगा, और अंदर सेल के अंदर क्या हो गया, अब कैल्शियम की कमी हो गया, तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन और ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम हाइपर कैल्शियमिया को ट्रीट करने के लिए जो है ये देते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स। इतना ही नहीं, हम हाइपरटेंशन, इडेमा वगैरह को भी ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे लिखने जा रहा हूँ इसके क्लिनिकल यूजेज। देखिए ना, सबसे पहला हो गया कि इसको हम देते हैं इडेमा को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये डाययूरेटिक से बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल देगा, तो इडेमा तो वैसे भी ट्रीट हो जाएगा। इसके बाद हम देते हैं ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को,
क्योंकि जब ये डायरेटिक्स बॉडी से फ्लूइड कम कर देगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसके वजह से हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा। इसके बाद अब देखें ना, एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट यूरिन बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। अब डाइल्यूट यूरिन बाहर निकल रहा है, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट एक्युमुलेट हो रहा है, कंसंट्रेशन उसकी रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये डायरेटिक्स क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट को मेनली टारगेट करके इलेक्ट्रोलाइट को भी बाहर निकाल देता है, ताकि बॉडी की जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो सेम हो, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो सेम हो। ये हो गया। इसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कैल्सी यूरिया को ट्रीट करने के लिए, या कैल्शियम स्टोन अगर हो जाता है किसी बंदे को रीनल में, रीनल स्टोन, रीनल कैल्शियम स्टोन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि देखें ना ये क्या कर रहा था, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली चार जो है इसके क्लिनिकल यूजेज हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज पर। और टॉक्सिसिटीज बहुत ही इजी है याद रखना। एक तो देखें सबसे पहले ये कराता है हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, जिसमें क्या होता है देखें ना, अब सोडियम क्लोराइड रिएब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो अब जब जाएगा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, तो सोडियम जो है क्या करेगा, इन एक्सचेंज ऑफ पोटासियम, सोडियम रिएब्जॉर्ब होगा अल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में और पोटासियम एलिमिनेट होगा, जिसके वजह से क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया। अगेन सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर भी वहां पर होता है, सोडियम रिएब्जॉर्ब होगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा। जब हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में ऑफ कोर्स एल्कालोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि इसमें भी बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो सल्फोनामाइड है, तो ये भी क्या कराता है, क्रॉस एलर्जेनिसिटी कराता है, जेनिसिटी विथ अदर सल्फोनामाइड्स, एलर्जेनिसिटी। इसके बाद जो है एक और ये कराता है, हाइपोटेंशन कराता है। अब देखें हाइपोकैलेमिया कराता है, आपको पता है पोटासियम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन के रिलीज के लिए। अब हाइपोकैलेमिया तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ग्लाइसेमिया हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ये हाइपरयूरिसेमिया अगेन कराता है, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, हाइपरयूरिसेमिया, ठीक है। तो बेसिकली ये था टॉक्सिसिटीज ऑफ थायराइड्स के बारे में।